everyone, today we will start a very important topic and very easy also. This is AC circuit containing resistor only. इसके बाद में हम AC सर्किट के साथ में इंडक्टर और कैपेसिटर भी स्टडी करेंगे. AC के साथ में फर्स्ट केस में हम सिर्फ रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे, सेकंड में इंडक्टर और थर्ड में कैपेसिटर. ओके, फिर नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे. फिर देखेंगे कि करंट और जो ईएमएफ है उनका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो किस टाइप का रहने वाला है, और भी कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एसी, अब मेरे पास एक सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है ना, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, सिनुसोइडल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जो टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है. एसी सोर्स को हम ऐसे दिखाएंगे, एक सर्कल लगा देंगे, उसके बीच में वेव बना देंगे. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सोर्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स है. ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, कितनी करेगा, स्मॉल ई करेगा. और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ई लिख दो या इसके साथ में लिख दो ई नोट साइन ओमेगा टी. ई नोट यहाँ पे पीक वैल्यू रहती है ईएमएफ की, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, राइट. तो एक रेजिस्टर के साथ में हम अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और उस करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करेगी. तो हम एक किसी भी एक देखो डायरेक्शन को दिखाएंगे नहीं, पता है यहाँ पे इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो होगा, राइट, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा. अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रेजिस्टर लेना है, रेजिस्टर के साथ में एक सोर्स कनेक्ट कर देना है जिसकी ईएमएफ अल्टरनेटिंग है, राइट. ये डायग्राम बना दिया और इसकी ईएमएफ की इक्वेशन किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे इसकी ईएमएफ कैसे देंगे, स्मॉल ई से, और स्मॉल ई को हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, राइट. यू नो दैट जब इसके साथ में हम रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में से करंट फ्लो होगा, राइट. अब एक बात बताओ, ईएमएफ हमारे पास अल्टरनेटिंग है तो सर्किट में करंट कैसा रहेगा, नेचुरली इट विल बी अल्टरनेटिंग. तो मैंने यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी दिखाई है, आई, स्मॉल आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस करंट को, और ये करंट की एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. यू नो दैट एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, वो करंट कैसा प्रोड्यूस करेगी, अल्टरनेटिंग, और वहीं तक हमें पहुंचना है. उसी हम इसकी हेल्प से और इनकी हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन बनाने वाले हैं, राइट. तो मैंने यहाँ पे सपोज किया है कि I इज द करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टर एट एनी टाइम t, मतलब t टाइम पे I करंट की वो वैल्यू है, एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे I फ्लो कर रही है, राइट. अब हम अकॉर्डिंग टू केवीएल या लूप लो, केवीएल की बात करें, किरचॉफ सेकंड लॉ, या जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, कई सारे हम नाम देते हैं. तो इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ आपको याद हो तो आपने कुछ इस तरह की रिलेशन पढ़ा था, समीशन ऑफ ऑल ईएमएफ किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ ऑल आईआर. लाइक कोई भी एक क्लोज पाथ में, एक सर्किट, क्लोज सर्किट में जितनी सारी ईएमएफ है उन सभी को ऐड कर दो और उनका सम किसके इक्वल होगा, उस क्लोज पाथ में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, राइट. और हमें एक सर्टेन सेट ऑफ रूल भी फॉलो करना पड़ता था. होपफुली ये आपको याद होगा, बस यही है और कुछ नहीं है. अब क्या कह रहे हैं कि केवीएल या लूप लॉ आपको क्या कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ सोर्स किसके इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस के. अब यहाँ पे एक ही ईएमएफ का सोर्स है, कई सारे तो है नहीं, राइट. तो अब इसके केस में हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ सोर्स कितनी है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ सोर्स कितनी है, E, राइट. और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R. अब सपोज करो कि हमने इस R रजिस्टर में से करंट की वैल्यू कितनी ली है, स्मॉल I, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, इस सर्किट में से I, स्मॉल I करंट फ्लो कर रहा होगा, R इसका रेजिस्टर, R इसका रेजिस्टेंस है, तो ड्रॉप कितना हुआ, I into R. तो यहाँ पे और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कितना होगा, स्मॉल I into R, राइट. अब ये जो ईएमएफ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E को लिख सकते हैं E नॉट
साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई अपॉन आई इज इक्वल टू आई इंटू आर, राइट। अब बेटा एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई नोट साइन ओमेगा टी, आर को मैं ई के नीचे लिख देता हूँ और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। किसके इक्वल होगा, आई के। एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बनी है ई नोट अपॉन में आर। देखो ई नोट क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ठीक है। और उसको आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेचुरल सी बात है, करंट मिलेगा, ठीक है। देखो ओम्स लॉ आपको याद है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ई नोट, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R, तो E नोट अपॉन में R को मैं क्या लिख पाऊंगा, I लिख पाऊंगा ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, E नोट अपॉन में R को क्या लिख दिया, I। अब मेरे पास में E नोट मैक्स, E नोट क्या चीज होता है, EMF का पीक वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे को इस केस में करंट की भी क्या मिलेगी, पीक वैल्यू। क्या मिलेगी, पीक वैल्यू। और ये क्या चीज हो जाएगा, पीक और मैक्सिमम करंट। ये क्या चीज हो जाएगा, पीक और मैक्सिमम करंट। तो ई नोट अपॉन में आर को मैं क्या लिखूंगा, आई नोट, क्या लिखूंगा, आई नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, मेरे को इक्वेशन यहां से क्या मिली, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। एंड दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड, ये मेरे को क्या मिली, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सो इक्वेशन हम फर्स्ट और सेकंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है बेटा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन सेकंड क्या है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। बेटा देखो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो दोनों साइन का फंक्शन है, तो दोनों इक्वेशन और इनके बीच में कोई एंगल भी नहीं आ रहा है, दोनों का फेज कितना है, ओमेगा टी, यहाँ पे भी कितना ओमेगा टी, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज क्या है, सेम है, कोई फेज में डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट आई कैन राइट, ईएमएफ एंड करंट विल बी इन सेम फेज। तो यहाँ पे आप लिख दो, स्पेस की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, आप यहाँ एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप, इसके बाद में इक्वेशन सेकंड के बाद में, ठीक है, लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड shows EMF and current, EMF स्मॉल e, करंट क्या है, स्मॉल i, ठीक है। EMF and current will be in same phase, will be in same phase for resistor connected in AC। सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट होगा AC सर्किट में तो EMF और करंट क्या है, दोनों सेम फेज में होंगे। चलो इसका एक बार हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा, राइट। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए बेटा यहाँ पे इस तरफ EMF और करंट हम दिखा रहे हैं और इस तरफ थीटा या फेज दिखाएंगे हम, राइट, ओमेगा टी। बेटा मैं आपको, आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो इससे पहले आपसे एक बात कहूंगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि पहले वाले वीडियो में जो फेज डिफरेंस और फेजर डायग्राम पे जो मैंने वीडियो बनाया था उसका मेन मोटिव यही था कि ये फेजर डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपने इससे पहले वाला वीडियो फेजर डायग्राम और ये वाला फेज डिफरेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो इन डायग्राम को समझने में दिक्कत होगी। तो आप प्लीज पहले वो वाला वीडियो देख लें फिर ये वाला लेक्चर देखें, राइट। तो ये मेरे को शुरू में बोलना चाहिए था लेकिन ध्यान में नहीं रहा, ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सारे सीक्वेंस में देख रहे होंगे। ओके, सो अब हम ईएमएफ का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ईएमएफ, तो ये हमारी ईएमएफ है बेटा। तो ईएमएफ को देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ईएमएफ का जो ग्राफ है, इक्वेशन क्या, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ का ग्राफ कहाँ, कौन सा बनेगा, जो साइन का ग्राफ होता है, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू मिलती है ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ई नॉट,
ये ईएमएफ का एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, ई नॉट। ये वाली वैल्यू क्या चीज है, ई नॉट। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ये ब्लू वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे खींचेंगे, राइट, और यहाँ पे टच करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा माइनस ई नॉट, और ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ई नॉट। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको करंट की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन देखो, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये करंट की इक्वेशन भी सिनुसोइडल वेरिएशन शो कर रही है, साइन का ग्राफ फॉलो कर रही है। तो करंट आप दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, सेम फेज में दिखाना पड़ेगा, ये भी साइन वाला ग्राफ फॉलो करेगा। तो करंट का ग्राफ मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, लाइक इन दिस वे, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पीक वैल्यू आई नोट, और यहाँ पे कितनी मिलेगी, ये प्लस आई नोट होगा, ये यहाँ पे माइनस आई नोट, ठीक है। ये सब कुछ थोड़ा मिक्सअप सा हो गया, आप समझ गए होंगे, ठीक है, साथ के साथ लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया कि ईएमएफ और जो करंट है वो सेम फेज होंगे। ये आपका ग्राफ बन गया ई वर्सेस आई का, जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर कनेक्ट हो, ठीक है। फिर फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम के लिए एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने दिखा दिया कि ईएमएफ ऐसे है, ठीक है, राइट। तो करंट सेम फेज में होगा तो करंट को भी इसी लाइन के लोग आप ड्रॉ कर दोगे, दिस इज आई, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, ओमेगा टी या थीटा, इसको लिख दो, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर रेजिस्टर के केस में आपके पास में ये इतनी सारी कैलकुलेशन आई है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई आपको लग रहा है रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन रेजिस्टेंस। ये अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद इंडक्टर और कैपेसिटर देखेंगे तो वहां फ्रीक्वेंसी का रोल आएगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे लिखोगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखोगे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी आप कितनी चेंज कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज करो आर है तो वो आर ही रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। सो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू फ्रीक्वेंसी एक्सिस, मतलब देयर विल बी नो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा, okay. So it was all about when AC circuit, in a AC circuit there is only resistor connected, सिर्फ रेजिस्टर कनेक्ट होगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह से रहने वाली। इसको एक बार नोट करो, इसके बाद में हम इंडक्टर, एक कॉइल कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या रहेगा। बेटा अब हम बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब आपके पास में क्या है, आपके पास एक हेलिकल कॉइल है, राइट। एक कंडक्टर था और उसका आपने क्या एक हेलिकल कॉइल बना दिया, राइट। तो वो फिर क्या बन जाएगा, आपका इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर के अबाउट हमने पहले स्टडी किया है, जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की थी तो उस केस में हमने देखा था कि आपके एक इंडक्टर लेते हो और इंडक्टर में से करंट पास करवाते हो, ठीक है। तो जब करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होती है तो उस इंडक्टर का फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से उस इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो क्या होती है, अप्लाइड ईएमएफ, जो बैटरी वाली ईएमएफ है उसके अपोजिट होती है, जिसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया था, राइट। और जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और E ईएमएफ था, L यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन था, और डी आई बाई डी टी, डी आई क्या था, करंट था, डी आई करंट था, डी टी टाइम था, राइट। ये सारी चीज, सब चीजों के अबाउट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इंडक्टर क्या होता है आपको मैंने बता दिया है। तो अब आज के टॉपिक में, इस टॉपिक में आपके पास क्या है कि इंडक्टर के साथ में आपने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट किया है, और ये जो सोर्स कनेक्ट किया है इसका ईएमएफ कितना है, E है, और जिस अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, और इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, L।
इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, एल है। ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है। ठीक है, इसको हम इंडक्टेंस बोलेंगे। इंडक्टेंस कितना है इसका, एल, राइट। तो इस कॉइल के साथ में जैसे मतलब हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, और वो जो सोर्स है वो कितना है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऐसे हम दे सकते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे पिछले टॉपिक में हमारे पास एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन हमें गिवन होती है और बाद में हमें करंट के रिलेशन तक पहुंचना होता है। ठीक है ना, तो अब इससे हम क्या, हमारा हर एक डेरिवेशन में यही मोटिव रहेगा कि ईएमएफ से स्टार्ट करेंगे और करंट तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ है, नेग्लिजिबल लिया हुआ है। रियलिटी में एग्जिस्ट करता है लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि कितना है, जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही इस कॉइल के अक्रॉस हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, वो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है, जो उसका कोज होता है उसको अपोज करती है। और उसका कोज क्या है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितनी इंड्यूस होती है ईएमएफ, या जिसको हम बैक ईएमएफ का नाम बोलते हैं, वो होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, हमने वहां पे पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी सेल्फ इंडक्टेंस वाले केस में। तो ईएमएफ की वैल्यू, ई की ईएमएफ की वैल्यू कितनी आती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट। मतलब आपकी अप्लाइड ईएमएफ इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस इस डायरेक्शन में हो जाएगी, अपोज करेगी उसको। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा। देखो हमने अप्लाई कितना किया, ये तो हमारा क्या था, अप्लाइड ईएमएफ। दिस इज आवर अप्लाइड ईएमएफ, ठीक है। और मान लो कि अप्लाइड ईएमएफ की डायरेक्शन ये वाली बनती है, ठीक है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन अप्लाइड के अपोजिट होगी, और वो कितनी बनेगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, ये ईएमएफ के इक्वल होती है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हमारी बनेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नेट ईएमएफ कितनी होगी। देखो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम स्केलर एडिशन कर देते हैं। तो हमने अप्लाई की, वो ईएमएफ कितनी थी बेटा, वो तो थी E, और जो इंड्यूस हुई वो कितनी हुई, माइनस एल डी आई बाई डी टी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। तो नेट कितना हुआ, नेट इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास में जो नेट इंड्यूस्ड नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आएगी, वो अप्लाइड और इंड्यूस्ड का नेट सम आएगी। वो कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू केवीएल बात करें, किरचॉफ लूप लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहता है, कहता है कि समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ ऑल आईआर के इक्वल। ठीक है, तो आर तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो आईआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आईआर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना हो जाएगा, जीरो। और नेट ईएमएफ कितनी बनी, नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ऑल ईएमएफ दो ही तरह की है, एक तो अप्लाई की, एक इंड्यूस हुई, दोनों का सम आपने निकाला, तो वो कितना आया बेटा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब मेरा प्राइम टारगेट है ना बेटा, जैसे मेरे पास ईएमएफ वाली इक्वेशन थी और यहां से मेरे को करंट की इक्वेशन तक पहुंचना है, इस रिलेशन से मेरे को I की वैल्यू निकालनी है। तो I को, DI को एक तरफ रखो, ठीक है, यहाँ पे DI मिलेगा, DI को तो I बना सकते हैं बाई इंटीग्रेटिंग, तो DI को एक तरफ रखो, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे आप करो E अपॉन में L, E अपॉन में L करो, ठीक है, इनटू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, रीअरेंजमेंट कर लिया, मतलब अल्टीमेटली हम
डी को क्या लिख सकते हैं, E/L इंटू dt, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम E को क्या लिख सकते हैं, E0 इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखोगे, डी आई इज इक्वल टू ई को लिखोगे E0 साइन ओमेगा टी अपॉन में L इंटू डी टी। अब डी आई की वैल्यू आ गई है आपको, डी आई की वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसको आई की वैल्यू बनाने के लिए यू हैव टू जस्ट डू इंटीग्रेशन। तो अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इधर क्या करेंगे, डी आई का इंटीग्रेशन कर देंगे और इधर क्या होगा, E0 अपॉन में L साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। आप एक बार इसको नोट कर ले, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पूरा नोट कर ले, ठीक है। नोट करने के बाद में हमें इसको आगे सोल्व करना है, ठीक है। जस्ट नोट बेटा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा, आई होगा। कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा, E0 अपॉन में L, अंदर बचा साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। आपको एक ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, मैंने बताया था आपको, जब भी साइन n थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कितना बनता है, माइनस कोस थीटा माइनस कोस n थीटा अपॉन में n प्लस में c। इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसकी लिमिट होती तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आता, बट यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो i इज इक्वल टू, कांस्टेंट चीजें बाहर हमने निकाल रखी है। यहाँ पे करंट की वैल्यू हमने कितनी दिखा रखी है। अच्छा एक काम करो आप, ये जो di है इसको मैं di ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या, di लाइक इन दिस वे, क्योंकि हम पहले इसको di ही लिख रहे थे, ठीक है। तो ऐसे di लिखेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पे di जस्ट एक हमारा फाइनल रिजल्ट उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिसमें हम अब तक करते हुए आ रहे हैं, राइट। di आई, ठीक है। तो हमें वैल्यू कितनी मिली बेटा, यहाँ पे आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई हो, दोनों करंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो आई विल बी इक्वल टू E0 अपॉन में L। इससे पहले भी मैंने एक जगह शायद यहाँ पे लिखा था, उसमें भी आप रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। L D कैपिटल आई लिख जैसा स्मॉल आई लिखना है, इतना आप समझदार हो, लिख लोगे, आई नो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये कितना बनेगा, माइनस कोस ओमेगा टी और ओमेगा नीचे आ जाएगा, राइट। और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा c, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा c, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अपने पास जो वैल्यू आएगी, ये कितनी होगी, i इज इक्वल टू E0 अपॉन में L, ये माइनस यहाँ पे लिख दो, माइनस i इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन में L कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा प्लस में c, ठीक है। अब एक बेटा यहाँ पे इस केस में देखो प्लस में c आ गया कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है, देखो जो आपने ईएमएफ अप्लाई कर रखी है वो सिनुसॉइडल इन नेचर है, और उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी सिनुसॉइडल इन नेचर होगा, और उस करंट का सिनुसॉइडल करंट है, ठीक है। और उसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड पे आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, जीरो आएगी। कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो कोस ओमेगा टी यहाँ पे कितना बन जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो क्लियरली इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आपका कितना रहेगा, c की वैल्यू जीरो आ जाएगी। या आप इस इक्वेशन से देख सकते हो, देखो करंट ये देखो, ये जो दोनों चीज है ये किसका समीशन है, ये कांस्टेंट करंट की टर्म में है, और ये पूरा भी किसको डिपिक्ट कर रहा है, करंट को, ठीक है ना। अब देखो करंट में करंट ऐड करेंगे तभी तो करंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इस इक्वेशन में जो आप देख रहे हो ये वोल्टेज वगैरह ये टाइम की डिपेंडेंसी में, तो यहाँ पे क्लियरली आप लिख सकते हो, क्लियरली c कितना रहेगा आपका, जीरो होगा, कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी बेटा, i इज इक्वल टू माइनस
ई नोट अपॉन में एल कोस ओमेगा टी अपॉन में ए ओमेगा एल, इसी के साथ में लिख दूं ई नोट अपॉन में ओमेगा एल इंटू कोस ओमेगा टी प्लस में सी की वैल्यू कितनी होगी 0 पुट कर दोगे। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब आगे फर्दर आप इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करो, माइनस ई नोट अपॉन में ओमेगा एल। अब कोस ओमेगा टी है, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, फिर I इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में ओमेगा, ये माइनस का सिंबल है, साइन के अंदर लेके जाऊंगा। देखो आपको पता है साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल, ये आपने पढ़ा है ना पहले। ठीक है, तो सिमिलरली आप माइनस का साइन इसके साइन के साथ में लेके जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक ओमेगा इंटू एल है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एल इंडक्टेंस है, इससे हम एक नई क्वांटिटी बना देंगे जिसको बोलेंगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, इंडक्टेंस, सॉरी, इसको हम बोलेंगे इंडक्टेंस। दिस विल बी इंडक्टेंस। एक्सएल को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। ये जो इंडक्टर हमने कनेक्ट कर रखा था ना, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में क्या लिख दोगे, एक्सएल, एक्स सबस्क्रिप्ट एल, एक्सएल को बोलोगे आप इंडक्टेंस। ठीक है, ई नोट अपॉन में एक्सएल, और ये बन जाएगा आपका आगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और ये जो इंडक्टेंस वही रोल प्ले करेगा जो रेजिस्टेंस में, जो रेजिस्टर में रेजिस्टेंस प्ले करता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा यहाँ यूज कर लेते हैं। देखो बेटा, चलो ये भी लिख देता हूँ, ई नोट अपॉन में एक्सएल। ठीक है, देखो ई नोट क्या चीज है, ईएमएफ है, एक्सएल रेजिस्टेंस का काम करेगा इंडक्टर में। ठीक है, तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, और करंट आपके पास ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, I इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में एक्सएल को क्या लिख दोगे, आई नोट, दिस इज द पीक करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर। तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ये अपनी इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, याद करो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपने नोट कर लिया होगा। इक्वेशन फर्स्ट आपने यहाँ लिखी थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट, और ये अपनी क्या चीज है, इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब हम इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो माइनस 90 का एंगल करंट के साथ आ रहा है, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा ईएमएफ से। ये लैग और लीड वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब फेज डिफरेंस और फेजर डायग्राम करवाए थे तब बता दिया था आपको। ठीक है, तो अब इस वाले केस में हम ईएमएफ और करंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो क्या है, ईएमएफ का ग्राफ तो साइन के अकॉर्डिंग बनेगा, तो ईएमएफ को तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ये बन गया मेरा ईएमएफ का ग्राफ। ठीक है, ये बनेगा ग्राफ ईएमएफ का। ठीक है, रेड कलर वाला ईएमएफ को डिपिक्ट कर रहा है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू आपको मिलेगी, दिस विल बी प्लस ई नोट, और यहाँ पे कितनी मिलेगी, माइनस ई नोट। फिर करंट को हम दिखाना चाहें तो करंट क्या बनाएगा, करंट का यहाँ से देखो तो करंट तो किस वाले ग्राफ को फॉलो कर रहा है, कोस वाले को कर रहा है ना। ठीक है, ये तो हमने एडजस्टमेंट करके, रीअरेंजमेंट करके साइन की फॉर्म में लेके आए हैं। ठीक है, या फिर क्या करोगे, साइन वाले ग्राफ को 90 के एंगल से लैग कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप
कोस की फॉर्म में ग्राफ बनाओगे तो कोस वाला ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, कोस वाला ग्राफ, और कोस वाला कौन सा ग्राफ, माइनस कोस वाला, ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये शेप आएगी, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये यूँ मान लो कि साइन वाले ग्राफ को आपने 90 के एंगल से पीछे कर दिया, या आप इसको माइनस कोस ओमेगा टी वाला ग्राफ कंसीडर कर सकते हो, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इनका फेजर डायग्राम बनाना हो तो जस्ट सिंपल एक्स और वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले आप ईएमएफ ड्रॉ कर दो, ये आपने ईएमएफ ड्रॉ कर दी है, ठीक है, और ये वाला एंगल ईएमएफ का कितना रहता है, ओमेगा, ओमेगा टी फेज होता है, ठीक है। अब ईएमएफ से ये इक्वेशन क्या डिपिक्ट कर रही है, ईएमएफ और करंट को कंपेयर करें तो करंट 90 के एंगल पे माइनस आ रहा है, 90 के एंगल पे पीछे रह रहा है, तो करंट इधर ड्रॉ करोगे तो आगे हो जाएगा, नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे तो पीछे, तो करंट आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि ईएमएफ और ये यहाँ पे क्या चीज़ है, करंट, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, पाई बाई टू, ठीक है। चलो अब हम बात करें डिपेंडेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑन फ्रीक्वेंसी। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सेल है और फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, देखो एक्सेल, एक्सेल को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल, राइट। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी इंटू एल, 2 पाई 1 अपॉन में टी क्या हो जाएगा, न्यू इंटू एल। तो इन दोनों इक्वेशन से एक्सेल और 2 पाई न्यू एल ये दोनों इक्वली तो है, ठीक है ना। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्सेल किसके, इन दोनों इक्वेशन से, सो एक्सेल किसके इक्वल है, 2 पाई न्यू एल के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बाकी तो सारी कांस्टेंट है, ठीक है। एल कांस्टेंट होता है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लिख सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ क्या रहेगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ, इस केस में आप ये लिख लो, जब एसी सर्किट के में सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट, बेटा अब एक बार आप इसको नोट कर लो, मैं इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है कि नोट में आपको एक चीज लिखनी है, क्या लिखोगे, लिखो नोट इन एसी सर्किट, आपके पास एसी सर्किट है, इफ इंडक्टर इज कनेक्टेड ओनली, इफ इंडक्टर इज कनेक्टेड, सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट ओनली, देन उस केस में क्या होगा बेटा, ईएमएफ और करंट की बात करें, ठीक है, देन आई विल लैग, करंट क्या करेगा, लैग फ्रॉम ईएमएफ, करंट लैग करेगा ईएमएफ से बाई पाई बाई 90 के एंगल से, या फिर आप लिख दो ईएमएफ आगे, ईएमएफ लीड करेगी करंट से, ठीक है, या फिर और आप लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, और ई विल लीड किससे, बाय आई, फ्रॉम आई, फ्रॉम आई, करंट से लीड करेगी बाय पाई बाई 2, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो नोट वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इंडक्टर के केस में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट आप अप्लाई करोगे, इंडक्टेंस उतनी ही इंक्रीज होगी, ठीक है ना। सो इट वाज अबाउट द एसी सर्किट कनेक्टिंग इंडक्टर ओनली। अब हम कैपेसिटर का केस डिस्कस करेंगे, पहले ये वाला नोट करेंगे बेटा। अब हम बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। आपने कैपेसिटर के साथ में एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ
के सोर्स के साथ में जब कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर में आपको पता है दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट होती है, ठीक है। तो अब इस केस में ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो आपको पता है एक टाइम ये इसका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये वाला एंड, फिर ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब ये है ना कॉन्टिन्यूअसली अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा, हम एक सिचुएशन को समझते हैं पहले। सपोज करो कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और उस टाइम पे ये जो प्लेट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ आएंगे, इधर आएंगे, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। फिर क्या होगा कि जैसे ही ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, उस टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे, उस टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव प्लेट होगी, जब ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा तो ये इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, तो करंट कहाँ आएगा, अपोजिट। मतलब क्या है कि ये जो ईएमएफ है ये अल्टरनेटिंग इन नेचर है, और ये जो ईएमएफ है ये कितनी है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स कैपेसिटर की प्लेट पे डालेंगे, कैपेसिटर की प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो कॉन्टिन्यूसली इस प्लेट की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है। और ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कब तक होगी, देखो अब क्या कह रहे हैं कि जब जैसे ही इस प्लेट पे सपोज करो कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, पहले सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे ये वाला हिस्सा नेगेटिव होने से ये वाला एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और ये वाला एंड पॉजिटिव होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये वाली प्लेट बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा वो कितना होगा, V। ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कैपेसिटर की प्लेट पे आया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड ईएमएफ के एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये वाली चीज समझ में आती है ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट कितना है, V, और आपने ईएमएफ अप्लाई कितनी कर रखी है, E। ये वाली बात समझ में आती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको ये भी पता है सिंस कैपेसिटर की प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे -q चार्ज आया टोटल, यहाँ पे कितना बना, +q चार्ज बना। तो मैं कह रहा हूँ कि सिंस कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कितना है, q, ठीक है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने अज्यूम कर रखी है कितनी है, C। पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेट हो गया कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, V। तो आप ये लिख सकते हो ना, Q इज इक्वल टू CV। आप ऐसा लिख पाओगे ना, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू C। V को किसके इक्वल लिख सकते हो, E। V को किसके इक्वल लिख सकते हो, E, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, Q इज इक्वल टू CE। Q इज इक्वल टू CE, Q इज इक्वल टू C। E को आप क्या लिख सकते हो, E नॉट साइन ओमेगा टी। E को आप लिख सकते हो E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, हमारे पास हर एक डेरिवेशन में ईएमएफ की इक्वेशन होती है और हमें करंट तक पहुंचना होता है। तो करंट तक पहुंचने के लिए चार्ज से करंट कैसे निकाल सकते हैं, मैं इस चार्ज का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दूं तो मेरे को करंट मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग Q विद रिस्पेक्ट टू T। तो Q का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो क्या होगा, इधर भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा T के रिस्पेक्ट में, C E नॉट साइन ओमेगा T, ठीक है। उसके बाद में dq by dt क्या होगा, करंट एट इंस्टेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। आप देखो इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट चीज है, C बाहर आ जाएगा, E नॉट बाहर आ जाएगा, दोनों को बाहर लिखो, C E नॉट, ठीक है। अंदर बचेगा d by dt ऑफ साइन ओमेगा t, ठीक है। फिर I इज इक्वल टू C E नॉट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना होगा, ओमेगा, ठीक है। तो उसके बाद में डिफरेंशिएशन तो बेटा आपको पता होगा ना, जैसे आपके पास हो साइन nx
साइन nx का डिफरेंशिएशन करना हो तो x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन x का वो बन जाएगा cos nx, और उसके बाद में nx का भी करते हैं dy dx ऑफ nx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा cos nx, n बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो ये बन जाएगा n cos nx, यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो चलो ये तो डिफरेंशिएशन की बेसिक सी बातें होपफुली आपको आती होगी, ठीक है, और आनी चाहिए। यू आर इन क्लास 12th, तो I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी। बेटा हमारा टारगेट तो क्या है, EMF। अब इस वाले फंक्शन को हम साइन की फॉर्म में लिखें, कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं। ई नोट अपॉन में मैं ई नोट इंटू ओमेगा सी, इसको 1 अपॉन में ओमेगा सी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ऊपर आके यही बात बन जाएगा, यही फॉर्मेट बन जाएगा वो जो ऊपर लिखा है, ठीक है। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट की, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे कहता है कि जो 1 अपॉन में ओमेगा सी है, ये जो आपके पास में 1 अपॉन में ओमेगा सी है, इसको एक नया नाम देंगे, इसको बोलेंगे कैपिटल एक्स सी, ये हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सी है, दिस इज आर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बनेगा बेटा, ठीक है ना, ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे जब भी हम EMF को मान लो EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमें करंट मिलता है, और EMF मैक्सिमम हो तो करंट भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो ये क्या चीज होगा, मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में एक्स सी को क्या लिख दोगे, आई नोट कॉस ओमेगा टी, राइट। अब एक बार में ये वाला आप इतना एक बार नोट कर लो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है, ओके, होपफुली आपने कर लिया होगा। अब हम इसी चीज पे कुछ और कंपैरिजन करके देखेंगे, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे, जैसे पिछली जो दोनों केसेस हमने प्योर रेजिस्टर का, जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं, और प्योर इंडक्टर का या प्योर इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं, तो उनका स्टडी किया, वैसे ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो I इज इक्वल टू आई नॉट, और ये अपने पास बना कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करें हम, तो आई नॉट कोस ओमेगा टी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस में ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करें तो साइन ओमेगा टी को पहले लिख दें और पाई बाई 2 को बाद में लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपनी आ गई इक्वेशन कौन सी, सेकंड। और थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा था उसमें हमने क्या देखा था, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये अपनी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट थी, ठीक है। इक्वेशन वहाँ फर्स्ट नहीं लिखा था तो आप लिख लेना, क्योंकि ये टॉपिक जस्ट स्टार्ट करते ही मैंने सबसे पहले लिखा था। देखो अल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन ये होती है, और जो करंट इस कैपेसिटर के केस में बना उसका फॉर्मेट ये बना है, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करें तो EMF लीड करेगा या करंट लीड करेगा, आई थिंक करंट लीड करेगा। करंट में एंगल प्लस में है तो क्या करेगा, करंट लीड करेगा। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से I मीन्स करंट विल, I क्या चीज है, करंट विल लीड EMF, करंट EMF को लीड करेगा बाई पाई बाई 2। अब करंट आगे होगा, EMF पीछे होगी पाई बाई 2 के एंगल से फेजर डायग्राम में, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, EMF विल लैग, EMF क्या करेगी, लैग करेगी फ्रॉम करंट, फ्रॉम I बाई पाई बाई 2, ठीक है। EMF लैग कर रही है करंट से बाई एन एंगल पाई बाई 2, ये I है, ठीक है। अब इसका डायग्राम हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, डायग्राम बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं आपको। होपफुली आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी,
क्योंकि फेजर डायग्राम में मैंने ये सारे केसेस आपको करवा दिए थे, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, यहाँ पे आप ईएमएफ या करंट दिखाओगे, यहाँ पे ओमेगा टी या थीटा, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले ईएमएफ को ड्रॉ करूं तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। आप साइन वाला ग्राफ ड्रॉ कर दो ऐसे, ईएमएफ आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। और ये इक्वेशन किसको डिपिक्ट करिए, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब हमें ड्रॉ किसको करना है बेटा, करंट को। तो करंट I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब करंट पाई बाई टू के एंगल से आगे से चलेगा, ठीक है। या आप इसको ड्रॉ करने के लिए I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी है, तो करंट कोस का फंक्शन को फॉलो करेगा। ये तो हमने इसमें मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करके फेज डिफरेंस निकाला है पाई बाई टू का, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, करंट यहाँ पे कोस वाला ग्राफ फॉलो करेगा, तो कोस वाला ग्राफ तो कुछ ऐसे बनता है, आई थिंक आपको याद आ गया होगा, ठीक है। ये ग्राफ किसका होता है, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, या I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू, ठीक है। तो यहां देखो ईएमएफ पीछे रह गई और करंट आगे चला गया, कितने एंगल पे, ईएमएफ इस वाले पे है और ये यहाँ पे है, तो एंगल कितना बना, 90 का। फेजर डायग्राम की टर्म में देख सकते हो, फेजर के केस में आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ड्रॉ करोगे, राइट, और आप यहाँ पे ईएमएफ दिखाते हो, ठीक है, हर बार यही करते हो ना। तो ईएमएफ यहाँ पे क्या होगा, करंट विल लीड, करंट 90 के एंगल का फेज डिफरेंस आ जाएगा ना। तो ये जो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें उसमें से करंट को लीड करवाओ ईएमएफ से, तो करंट इधर आएगा तो लैग कर जाएगा, आगे जाएगा तो लीड करेगा ना। तो करंट आप यहाँ ड्रॉ कर दो बेटा, यहाँ आए, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है ईएमएफ और ओमेगा टी के बीच में, ठीक है। फिर एक लास्ट और, अब एक बात बताओ बेटा, हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी की, इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या चीज होता है, कैपेसिटर हम यहाँ पे देखो एक्स सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन में ओमेगा सी, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई टी सी, ठीक है, और 1 अपॉन में 2 पाई, 1 अपॉन में टी कितना, न्यू इज इक्वल टू सी। तो यहां से आपको पता है 2 पाई सी, ये सारी कांस्टेंट चीजें हैं 1, तो यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ से लिख सकते हो, क्लियरली एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्स सी घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एक्स सी बढ़ेगा, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस केस में ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ आपका ये रहेगा शेप, दिस विल बी द शेप ऑफ ग्राफ, कि फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ये बनेगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, राइट। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे आगे की तरफ तो ग्राफ नीचे आता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ग्राफ नीचे जाएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। होपफुली जितना मैंने करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एलसीआर सर्किट के साथ में, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और उस टॉपिक को समझने के लिए इन तीनों टॉपिक का आना आपको बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।